भारत एवं स्वस्थ विश्व की संकल्पना को साकार करने हेतु योग ऋषि स्वामी रामदेव जी एवं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा प्रतिष्ठापित 21वीं सदी का योग, आयुर्वेद, चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान पतंजलि योग पीठ, जहां असाध्य रोगों के लिए पंचकर्म, षटकर्म, एक्यूप्रेशर व प्राकृतिक चिकित्सा की श्रेष्ठ सेवाएं उपलब्ध हैं। योग पीठ की अत्याधुनिक लैब में सभी प्रकार के मेडिकल चेकअप, सभी प्रकार के दांतों के रोगों के लिए विश्व स्तरीय अत्याधुनिक दंत चिकित्सालय, सफेद व काला मोतिया से लेकर सभी नेत्र लोगों के लिए नेत्र चिकित्सालय है। बवासीर व भगंदर अर्थात पाइल्स व फिस्टुला के लिए क्षारसूत्र द्वारा शल्य चिकित्सा उपलब्ध है। मोटापा, मधुमेह, सभी प्रकार के चर्म रोग, पेट की पुरानी बीमारियों व गठिया आदि असाध्य रोगों व शरीर की शुद्धि के लिए प्राकृतिक चिकित्सा का विश्व स्तरीय संस्थान योग ग्राम है। अतः योग पीठ में उपचार के लिए आने वाले सभी रोगी तथा आवासीय योग शिविरों में भाग लेने वाले सभी व्यक्ति योग पीठ की इन सभी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही हरिद्वार व पवित्र 4 धामों की तीर्थ यात्रा के दौरान पतंजलि योग पीठ के प्राकृतिक सुरम्य आध्यात्मिक वातावरण में आप रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं। भ्रष्ट तंत्र, लूट तंत्र तथा विदेशी कंपनियों के लूट के षड्यंत्र को खत्म करने के लिए स्वदेशी विचार, सिद्धांत एवं संस्कृति को संपूर्ण राष्ट्र में स्थापित करने के लिए देश भर में स्वदेशी केंद्रों के माध्यम से एक मजबूत आध्यात्मिक स्वदेशी तंत्र की स्थापना की योजना है। 3 से 5 हजार की आबादी वाले बड़े गांव व छोटे कस्बों में जो भी व्यक्ति स्वदेशी विक्रय केंद्र खोलना चाहते हैं तथा जो युवक स्वदेशी प्रचारक के रूप में सेवा करना चाहते हैं, वो अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। फोन 01334 240 008 248 999 246 737 244 107 24 8888। फैक्स 01334 244 805 और 240664। वेब www.patanjaliayur.org। ईमेल marketing@patanjaliayurveda.org और career@patanjaliayurved.org। ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है। ये लोकतंत्र का महाकुंभ है। जैसे 12 साल में हरिद्वार में, उज्जैन में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में जैसे महाकुंभ आता है, ऐसे ही ये 5 साल में लोकतंत्र का महाकुंभ आता है। और अब 5 राज्यों में इस लोकतंत्र के महापर्व की बिसात बिछ चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। और राजनीतिक अखाड़े में दागी हों या बागी हों, अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी वो राजनीति को अपना धर्म मान करके नहीं, ज्यादातर राजनीति को अपना धंधा मान करके मैदान में ताल ठोक करके खड़े हो चुके हैं। आखिर देश के लोगों को सोचना है कि 7 लाख से ज्यादा लोगों की कुर्बानी की वजह से, उनकी शहादत, उनके बलिदान की वजह से जो हमें आजादी मिली है, और उसकी बदौलत हमें अपना राजा, अपना शासक चुनने का हक मिला है, इसको लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र का मतलब होता है
कि यदि हमारे जीवन पर संकट आता है तो पूरा देश हमें बचाने के लिए आगे आता है, और यदि अपने देश पर कोई संकट आए तो हर एक नागरिक को अपना देश के प्रति कर्तव्य निभाना हो। इसी को राष्ट्र धर्म हम कहते हैं। अब एक तरफ पूरा देश और एक तरफ हमारा एक वोट, एक वोट से पूरे हिंदुस्तान को हम बचा सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में पूरे देश के लोगों को सोचना है। अभी 5 विधानसभाओं के चुनाव हैं, आगे लोकसभा के भी चुनाव होने हैं। आखिर हमें लोकतंत्र को समझना पड़ेगा, देश को समझना पड़ेगा, देश की ताकत को समझना पड़ेगा, और कैसे कैसे हमारा देश लूट रहा है यह समझना पड़ेगा। जब चुनाव आता है तो अक्सर मुद्दे भुला दिए जाते हैं। कोई नोट में वोट बेच देता है। अभी 100 करोड़ से ज्यादा रुपए पकड़े गए। किसी गाड़ी में 1 करोड़ में, किसी गाड़ी में 10 करोड़, किसी गाड़ी में 15 करोड़, एक एक गाड़ी में 15-15 करोड़। आप सोच सकते हैं। एक संस्था ने अनुमान लगाया कि करीब 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के नोट इस चुनावी 5 राज्यों की चुनावों के अंदर खर्च होने वाले। और खैर, हमें शराब के बदले अपना वोट नहीं बेचना, क्योंकि ये जो शराब के बदले अपना वोट नहीं बेचना, वोट हमें एक हम यदि उसको औसत देखें तो कितने लोगों ने, जीवन क्या होती है ये अलग बात है, कितने लोगों ने उसके लिए कष्ट सहे, उसको आप गिनेंगे तो एक एक जीवन की कुर्बानी दे करके हमें एक वोट देने का अधिकार मिला है, एक वोट देने की हमें ताकत मिली है। और उस अधिकार का यदि हम दुरुपयोग करते हैं तो ये देश के प्रति बहुत बड़ा धोखा, विश्वासघात या पाप कहलाएगा। अब अपने देश में यदि हम समस्याओं की बात करें तो चुनौतियां, समस्याएं, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स हर तरफ हैं, और इसमें यदि सारे देश के लोग जागरूक हो जाएं तो सब समस्याओं का हम समाधान भी निकाल सकते हैं। चारों तरफ विकास मांगे जा रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे, इन्होंने विनाश किया, इन्होंने विनाश किया, हमने विकास किया। इस पूरी राजनीतिक जमात में 90% जो भी बजट बनाया है सरकारों ने उसको लूटा है और 10% का विकास किया है। 90% लूट के लिए सारी राजनीतिक पार्टियां समान रूप से जिम्मेदार हैं। अब जिसका ज्यादा शासन रहा हो ज्यादा जिम्मेदार है। अब बड़ा निर्णय यह है कि विकल्प क्या हो, यह तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है, उसका समाधान तो मैं भी नहीं दे सकता, लेकिन उपलब्ध में से ऐसे लोगों को तो मत चुनो जो इस लूट के लिए ज्यादा जिम्मेदार हैं, ज्यादा गुनहगार हैं। राजनीति का मतलब, मैंने बहुत कुछ विचार किया, आपके बीच में रख रहा हूं। राजनीति का मतलब शासन करना ही नहीं है, सत्ता का सुख भोगना ही नहीं है। राजनीति का मतलब है राष्ट्र की ज्वलंत समस्याओं का समाधान करना। कि हमको लाल बत्ती की गाड़ी मिल जाएगी, बस हमारा मकसद पूरा हो गया, ये तो राजनीति नहीं। हमें एक बहुत अच्छा बंगला मिल जाएगा। एमएलए और एमपी से लेकर के जो भी राजनीति में होता है, यदि जिले में जाता है तो उसके लिए गेस्ट हाउस है बहुत बढ़िया, गाड़ी उसके लिए बहुत बढ़िया, उसका तेल गवर्नमेंट देती है, उनका टेलीफोन का खर्चा गवर्नमेंट देती है। एक एमपी के ऊपर करीब 5 लाख रुपए और एमएलए के ऊपर भी करीब 1 लाख रुपए खर्च हो जाता है। यदि कोई 5 लाख रुपए की तनख्वाह पाता है किसी बड़ी से बड़ी कंपनी में, तो उसको कम से कम 10-15 साल का एक्सपीरियंस की उसको जरूरत पड़ती है, और उसको कम से कम 18 घंटे काम करना, 16 से 18 घंटे काम करना पड़ता है। जो वहां पर नीचे के अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनके लिए 8 घंटे फिक्स है, लेकिन जो टॉप लेवल के अधिकारी हो तो 12-12, 16-16, 18-18 घंटा काम करते हैं। तो एक व्यक्ति जो यदि 5 लाख रुपए की तनख्वाह लेता है, यदि जो है उसका 60 लाख का पैकेज है, यदि 1 करोड़ का पैकेज है तो साल भर का, तो उसको बहुत काम करना पड़ता है। लेकिन एक एमपी को क्या करना है, वो तो एमपीओ का एवरेज ये देखा जाता है कि 50% की तो हाजिरी, जो 3 सत्र होते हैं लगभग साल भर में, उन 3 सत्रों में भी ठीक से उपस्थित नहीं हो पाते। काम करना आगे की बात, हाजिरी नहीं लगाते वहां जाकर के, क्योंकि ये इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं। लेकिन मैं बात ये कह रहा हूं
कि नेता इसलिए नहीं बनना कि खाली जो है लाल गाड़ी बैठने के लिए मिल जाएगी। नेता इसलिए नहीं बनना कि हमें 5 लाख रुपए एमपी बनने पर, करीब 1 लाख रुपए एमएलए बनने पर मिल जाएंगे। नेता खाली इसलिए नहीं बनना कि उससे धौंस जमाएंगे हम, किसी को हम जो है पुलिस के माध्यम से सताएंगे, किसी को नोटिस भेज करके सताएंगे, किसी को और खौफ दिखा करके डराएंगे। इसके लिए नेता नहीं बनना। नेता इसलिए नहीं बनना कि हमें फिर अलग अलग बजट मिल जाएंगे। आप देखते हैं कि चुनाव जीतने के बाद जिसकी भी सरकार बनती है तो किस मंत्रालय का कितना बजट है, उसके अनुसार उस मंत्रालय के ऊपर लोग टूट करके पड़ते हैं कि ये कौन सा मालदार महकमा है, कौन से मंत्रालय में कितने पैसे हैं, उसके अनुसार मंत्रालयों का फिर बंटवारा होता है। जो पावरफुल आदमी होता है उसको जिम्मेदारी वाला, सबसे जिम्मेदारी वाला महकमा कौन सा है? सबसे जिम्मेदारी वाला महकमा इस देश का जो है स्वास्थ्य शिक्षा का है। शिक्षा मंत्री बनने में आपने देखा होगा किसी का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। क्यों? उसमें ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर करने के पैसे मिलते हैं। फिर वो बाद में जब ज्यादा शिकायत आती है तो वो भी मुख्यमंत्री अपने पास में ले लेता है कि ट्रांसफर मेरी अनुमति के बिना नहीं होंगे। तो शिक्षा मंत्री के पास में बजट, जो स्कूल के कर्मचारी हैं, प्रिंसिपल हैं, अध्यापक, उनकी वेतन में से तो कमीशन ले नहीं सकता। तो बात मेरी यह है कि राजनीति में लोग आते क्यों हैं? ज्यादातर 99% लोग राजनीति में इसलिए आते हैं क्योंकि वहां हमें बजट मिल जाएगा विकास के नाम पर, और उसमें से हम कोई 50% और कोई 90%, कोई 80% हम पैसे खा लेंगे, लूट लेंगे जो है। या हम राजनीति में आएंगे तो जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां जो हमारा विरोध करने वाले हैं उनका हम प्रतिशोध ले सकेंगे, उनके साथ बदला ले सकेंगे। हम अलग अलग जो बजट होंगे उनसे ठेकेदारी देंगे और उसमें से कमीशन खाएंगे नहीं। फिर जो है ये कितना अवैध खनन से लेकर के मैंने पूरा इसके ऊपर चिंतन किया। आज देश का कम से कम जो 400 लाख करोड़ हम बताते हैं, मुझे तो लगता है ये राशि कम है। लोगों को तो यही सुनकर के आश्चर्य होता है कि भाई ऐसे लोगों को सत्ताओं में भेजो, विधानसभाओं में भेजो, तो काला धन देश को दिलाए, भ्रष्टाचार को मिटाए। बजट तो बना दिया कि हम विकास करेंगे। भाई विकास तो तब करोगे ना जब वो भ्रष्टाचार का रास्ता रुके, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ने बयान दिया है, पक्ष और प्रतिपक्ष, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन दोनों के नेताओं ने बयान दिया है, भ्रष्टाचार देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। बजट बनाया शिक्षा के लिए, बजट बनाया चिकित्सा के लिए, बजट बनाया गरीब लोगों के को जो है राइट टू ईट फूड जो है सिक्योरिटी बिल के लिए, बजट बनाया राइट टू एजुकेशन, बजट बनाया नरेगा का, वो बजट का पैसा पहुंचता कहां विकास के कामों के लिए? बजट बनाया गरीब बच्चों की शिक्षा का, बजट बनाया गरीब लोगों की चिकित्सा का, बजट बनाया सड़क का, बजट बनाया जो है वो रेलवे पटरी बिछाने का, बजट बनाया जो है वो हथियार खरीदने का देश की सुरक्षा के लिए, लेकिन उसमें कमीशन खा लिया। कौन सा ऐसा विभाग है देश में आज तक जिसमें घोटाला ना हुआ हो? तोप खरीदने से लेकर के, फाइटर प्लेन खरीदने से लेकर के, सेना के जवानों के सीमा पर जब उनका बलिदान शहादत हो जाती है, उनके ताबूत खरीदने से लेकर के, चारा से लेकर के, दवा से लेकर के, बच्चों का जो मिड डे मील क्या बोलते हैं उसको, मिड डे मील से लेकर के, सड़क से लेकर के, जो है स्टाम्प पेपर से लेकर के, नोटों के नकली नोटों से मैंने नोट से लेकर के कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जहां पर घोटाला ना होता। तो आप जमीन घोटाला आप सुनते हो, खनन घोटाले आप रोज सुनते हो, आकाश के 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, मैंने आकाश बेच दी, जमीन बेच दिया, धरती बेच दी, और धरती के अंदर का लोहा सोना चांदी कोयला सब बेच। तो विकास कब होगा? जब भ्रष्टाचार रुकेगा, और भ्रष्टाचार रोकना नहीं चाहते। भ्रष्टाचारी जो ऊपर सत्ता के शिखर पर बैठे उनको वो भ्रष्टाचार ना करे, उनके लिए कानून बनाने की बात आई, लोकपाल बिल, उस पर सब इकट्ठे हो गए और ऐसे ऐसे जो है तरकीब से उसको बात को घुमाया कि पूरे देश को भ्रम में डाल दिया। अरे एक लोकपाल, अच्छा लोकपाल नियुक्त कर दो, उसकी नियुक्ति और निष्कासन की प्रक्रिया ठीक कर लो, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के कंट्रोल में ना रहे, वो माने रूलिंग पार्टी, अपोजिशन और कुछ निरपेक्ष व्यक्ति जिनका राजनीति से मतलब नहीं है, जिन्होंने इस देश में प्रामाणिकता से सेवा की है। उसमें चीफ जस्टिस को भी लिया जा सकता है, जो रखा भी था एक प्रोविजन, लेकिन माना रूलिंग पार्टी का एक, तो अपोजिशन का एक, तो एक निष्पक्ष व्यक्ति, 3 ही रखो। अब
हम नहीं कहते कि पांच व्यक्ति मिलकर के लोकपाल की नियुक्ति करें, 10 करें, 3 ही रखो, एक रूलिंग पार्टी, एक अपोजिशन और एक जो है सुप्रीम कोर्ट का कम से कम रिटायर्ड जज या सिटिंग जज या उसका प्रतिनिधि। अब उसमें गड़बड़ कहाँ हो गई? बोले एक जो है राष्ट्रपति, एक जो है विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष, एक रूलिंग पार्टी का, एक अपोजिशन का और एक जो है सुप्रीम कोर्ट का प्रतिनिधि, सुप्रीम जज का। तो 3 तो रूलिंग पार्टी के हो गए, क्योंकि रूलिंग पार्टी का तो है ही जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री उसमें है ही, लोकसभा अध्यक्ष उसमें है ही, और उनकी मर्जी से ही जिनका बहुमत होता है उनका प्रधानमंत्री होता है। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, राष्ट्रपति उनका होता है। तो खैर उसकी नियुक्ति और निष्कासन की प्रक्रिया ठीक नहीं करना चाहते, सीबीआई के एंटी करप्शन विंग उसके अंदर नहीं रहते, तो भ्रष्टाचार को मिटाना कौन चाहते हैं? खैर भ्रष्टाचार जब तक नहीं रुकेगा देश में विकास हो ही नहीं सकता। सत्ता बदलने से बात नहीं बनेगी, इसलिए व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। व्यवस्था ऐसी हो कि लूट ना हो सके, किसी की भी सत्ता है, फिर जब लूटने को मिलेगा नहीं तो देखना राजनीति में लुटेरे जाएंगे नहीं, बोले भाई वहां तो खर्च करने के सिवा आमदनी तो कुछ है ही नहीं, तो फिर सेवा करने वाले आएंगे। इसकी भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। खैर मैं बात ये कह रहा था, इस देश में अकेला गोवा का हमने हिसाब लगाया तो वहां करीब 7 लाख करोड़ रुपए का अब तक, यदि वहां से जो लोहा निकाला जाता है पूरे देश का, मैं इसका हिसाब निकालने वाला हूं, खनन अब तक जो हुआ है इस देश में से जो लोहा निकाला गया उसको, लोहा को रॉ मटेरियल के रूप में करीब जो है लगभग 90% चीन और दूसरे देशों को बेच दिया गया। क्या? आयरन ओर, कच्चा लोहा, कच्चा लोहा जिसको अंग्रेजी में आयरन ओर बोल देते हैं, वो कच्चा लोहा बेच दिया गया। यदि वो लोहा तैयार करके बेचा जाता तो इसी का ही आप निकालेंगे तो ये 16 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मिलेगा। तो घोटाला ही तो है ना। आपने जो लोहा 50 रुपए किलो बिक सकता था वो आपने 5 रुपए किलो बेच दिया, तो 10 गुना तो आपने वहीं कर दिया घोटाला। अरे देश में हम उस तकनीकी को आराम से लेकर के नहीं आ सकते, ऐसे लोगों को लगा सकते हैं यहीं पर नहीं, क्योंकि बाहर भेजने से अलग तरह का घोटाला होता है, बड़ी ये विचित्र। उसमें यहां यदि फैक्ट्री लगेगी लोहा बनाने की तो अपने लोगों को रोजगार मिलेगा, यहां अपने देश में उतना पैसा मिलेगा। ये तो अंग्रेज किया करते थे, यहां से कच्चा माल ले जाते थे, तैयार माल वापस लेते। हम जो है चीन को कच्चा लोहा देते, पक्का उससे वापस लेते, 5 रुपए किलो उसको आयरन ओर देते और 50 रुपए किलो लोहा उससे खरीदते। तो ये तो बहुत बहुत बुरी लोहा। इसी तरह से अपने देश के अंदर तमाम जो हीरे से लेकर के बेशकीमती पत्थरों से लेकर के एल्युमिनियम से लेकर के सब कुछ को कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। माने कौड़ियों के भाव। जल संसाधनों की कितनी लूट हो रही है, ये भी बड़ी बड़ी कंपनियों को सौंपे जा रहे हैं। जमीन घोटालों की बात करें, जमीन जो है बड़ी बड़ी कंपनियों को सौंपी जा रही है। जल संसाधनों में जितने भी पन बिजली घर बन रहे हैं इसमें जो है मैक्सिमम जो है वो जो मशीनें हैं वो चीन से आ रही हैं। हम अपने देश में उनको नहीं बना सकते। हमारे यहाँ पर बीएचएल से लेकर के तमाम वो है कंपनी, बीएचएल 1-2 यूनिट को छोड़कर के बाकी को घाटे में दिखाते हैं। इच्छा शक्ति, जिसको अंग्रेजी में पॉलिटिकल विल बोलते हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति, ईमानदारी, देश के प्रति एक जुनून कि हमें करना है देश के लिए। नहीं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस किस रोग से कितने लोग मरते हैं, लाख, एक साल में करीब जो है वो उसका पूरा का पूरा हमने डिटेल बनाया हुआ, करोड़ों लोगों की। ऐसे इसमें बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े इंजीनियर, जिनको हम 10-10, 20-20 साल लगा करके तैयार करते हैं और जब उनके देश के लिए सेवा करने का वक्त आता है उस समय मर जाते हैं। फैसिलिटी नहीं, एक पूरे के पूरे परिवार उजड़ जाते हैं। कितना जो है चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर तो करीब मैंने बताया कि दवाओं के नाम पर करीब 10 लाख करोड़ रुपए की लूट। इसी तरह से जो है नशे में करीब 10 लाख करोड़ रुपए की लूट। ये तो सरकार को व्यवस्था करनी है कि यदि हम ठीक दवा की व्यवस्था कर दें तो 10 लाख करोड़ रुपए में से 1 लाख करोड़ में देश का खर्चा चल जाए। यदि हम नशों को पर नियंत्रण, 10 लाख करोड़ रुपए गरीब लोगों का पैसा जाता और जो शराब बेचने वाले हैं, शराब बनाने वाले धनवान बन जाते हैं। कितना लूट मच रही है नशा के ऊपर, फिर ऐसे ही खाद, कीटनाशक, बीज के ऊपर। इसको देखें तो यूं तो देश की आधी अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है। 200 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था तो 100 लाख करोड़ रुपए का तो ऐसे ही। ये मैंने इसका कई बार इस बात को कहा है कि आजाद होने से पहले करीब 400 लाख करोड़ रुपए लूटे अंग्रेजों ने, आजाद होने के बाद करीब 400 लाख करोड़ रुपए लूट लिए। ये अंदाजन बता रहा हूं आपको, इससे ज्यादा ही मिलेगा।
और अब हर साल की करीब जो 200 लाख करोड़ रुपए की भारत की अर्थव्यवस्था, उसमें आधे लूटते ही हैं विदेशी कंपनियों के द्वारा और तमाम तरह की बेईमानी करके। तो ये जो पहले लूट गया, इतना बड़ा हिंदुस्तान है ना, हम कूप मंडू का, हमें ऐसा लगता है कहां लूट रहा होगा, ये सब दिखता ही नहीं। आदमी अपने घर से, अपने खेत से, अपने गांव से बाहर सोच नहीं पाता, अपने जिले से बाहर नहीं सोच पाता, और जिन जिलों से लूट रहा है वो दूसरे नहीं सोच पाते। जो झारखंड में लूट हो रही है, जो छत्तीसगढ़ में लूट हो रही है, जो उड़ीसा में लूट हो रही है, जो गोवा में लूट हो रही है, जो कर्नाटक में लूट हो रही है, वो हमें कहां दिख रही है? वहां जब जाकर के देखते हैं, और ऐसे ही हजारों नहीं लाखों टन ऐसे लूट रहा है सारा हिंदुस्तान का वैभव, उफ, देख करके फिर जो है, आप देखो आजकल चपरासियों से लेकर के आईएएस ऑफिसर, चपरासी पर छापा मारो तो 5-10 करोड़ मिलता है, और आईएएस ऑफिसर का छापा मारो तो 350 करोड़ रुपए मिलता है। ये कहां से आ रहा है? सब भ्रष्टाचारी कहते हैं सारा का सारा। सारी ऐसा पूरा का पूरा, जब शासन तंत्र भ्रष्ट होता है, लोकतंत्र जब भ्रष्ट तंत्र बन जाता है, लोकतंत्र जब लूट तंत्र बन जाता है, लोकतंत्र को जब लोग जोक तंत्र बना देते हैं, तब एक तरफ पॉलिटिकल लूट, राजनीतिक लूट, दूसरी तरफ प्रशासनिक लूट, सरकारी तंत्र लूटता है, राजनीतिक तंत्र लूटता है, सरकारी तंत्र लूटता है, व्यापारी तंत्र लूटता है, और फिर विदेशी तंत्र लूटता है। इसको कहते हैं चौतरफा लूट। अब इसको बचाने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है जिनमें ईमान बाकी है, जिनके भीतर अपने देश से जरा सा भी प्रेम बाकी है। अरे उपलब्ध में से अच्छे चुन लो, बाकी नया विकल्प तो इस हिंदुस्तान को देना ही पड़ेगा। एक दिन चारों तरफ से जब जनता में से हाहाकार उठेगा, तब एक नया रास्ता निकलेगा। लेकिन वर्तमान में भी तो ऐसे लोगों को सबक सिखाओ कि तुम लोग देश की लूट के लिए जिम्मेदार हो, गुनहगार हो, हम वोट नहीं देंगे तुम्हें। ऐसा पूरा वातावरण देश में बनना चाहिए। ये खाली स्वामी रामदेव की जिम्मेदारी नहीं है, ये खाली कुछ जन आंदोलन चलाने वाले कुछ कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी नहीं है, ये देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी। ऐसा पूरे देश भर में एक भाव पैदा हो। इसलिए हमने कहा आओ लोकतंत्र को बचाओ, वोट करने जाओ, लोकतंत्र को बचाओ, वोट करने जाओ। आओ करें मतदान की चोटोर मिटाएं लोकतंत्र का घोट। अब देश में जागरूकता तो आई है, लेकिन अब इसको बहुत दूर तक लेकर के जाना है। मैं यदि घोटालों की बात करूं तो महंगाई घोटाला कितना हुआ है? इस देश की 200 लाख रुपए की अर्थव्यवस्था है, जितने हमें सामान मिले हैं लगभग डबल मूल्य में मिले, कोई 3-4 गुना मूल्य में भी मिला। दाल खरीदी गई किसान से 30-35 रुपए में, बेची गई 100 रुपए में। कितना का है घोटाला इसमें? है ना, 50% का घोटाला हो गया। तो हमारे देश की कुल सेल का, हमारे देश की कुल जो है जीडीपी का, यदि 200 लाख रुपए की हमारी अर्थव्यवस्था है, तो उसका यदि हम मान लें कि रिटेल मार्केट में ये जो इस रोजमर्रा की चीजें, इन्हीं का 100 लाख रुपए का पूरा आदान प्रदान होता है। और इसी में जो जमाखोरी करने वाले हैं, जो तमाम तरह की, अरे देश में, हिंदुस्तान में महंगाई है नहीं, उसको पैदा किया जाता है। गरीबी है नहीं, इस देश को गरीब बनाया जाता है लूट करके। महंगाई घोटाला ये तो लाखों करोड़ रुपए का है, ये तो बहुत बुरी हालत है। अपने देश में जितना भी जो हमारा आज बाजार है, उसमें करीब 20 से 50% अलग अलग क्षेत्रों में चीन की कंपनियों का कब्जा हो गया। पूरे विश्व के बाजारों में करीब 80% अमेरिका पहुंच चुका है। पूरे विश्व के बाजार में आप सोचिए, भारत के बाजार में करीब 20% अमेरिका, चीन की कंपनियों का कब्जा, फिर उसके बाद अमेरिका की कंपनी, हॉलैंड की कंपनी, ब्रिटेन की कंपनी, और तमाम जो विदेशी कंपनियां हैं, इनका ऐसा, कुछ जापान की भी हैं, हमारे अर्थव्यवस्था पर इनकी सबकी भागीदारी, मैंने कहा कुछ का 20, किसी का 10, किसी का 5, कुल मिलाकर के हमारे बाजार पर आधा कब्जा विदेशी कंपनियों का। इसके लिए जिम्मेदार कौन? शासन, जो सरकारें थी, उन्होंने उनको आओ लूटो हमारे देश को, और उस लूट में से हमें भी कुछ हिस्सा दे दो। तो ये जितनी भी विदेशी कंपनियां, इनमें पार्टनरशिप है लीडर्स की। ये बड़े 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 रूप में घोटाले चलते हैं, इसको आम आदमी तो सोच भी नहीं पाता। तो इस अब लूट से बचाने के लिए इस देश को, इस देश की समस्या, असली जो समस्याएं, असली जो मुद्दे हैं, अब देखो हमारे प्रधानमंत्री स्टेटमेंट देते हैं, भूख और कुपोषण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हंगर एंड मेलन्यूट्रिशन। दिस इज नेशनल सेम, हंगर एंड मेलन्यूट्रिशन इज अवर नेशनल सेम। राष्ट्रीय शर्म की बात कह दी, बस हो गया काम।
एक दिन अखबार में हेडलाइन छप गई, टीवी पर चल गया। राष्ट्रीय शर्म कहने से क्या समाधान हो गया? मुझे याद है जब मैंने देश के जिम्मेदार कैबिनेट मिनिस्टरों से जब इस बात को कहा कि अपने देश में हर रोज करीब 20,000 लोग भूख से मरते हैं, तो मेरी तरफ देख करके बोले, बाबा जी ऐसी बात नहीं है। उनका आप वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट है उसको पढ़िए, आप मेरी तरफ मत देखिए आप। और हमारे, अब क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाहता इस समय, हमारे एक देश के बहुत बड़े जिम्मेदार जो है मंत्री ने, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं अर्थशास्त्र के बारे में, कैबिनेट मिनिस्टर ने बयान दिया कि हमारे देश में एक भी व्यक्ति की मौत नहीं होती भूख से। मैंने खुद सुना, लोकसभा में बयान दिया। और अब मान रहे हैं वर्ल्ड, ये हमने प्रधानमंत्री को जो पहला पत्र लिखा था उसमें भी इस बात का जिक्र किया था कि हर दिन अपने देश में 20,000 लोगों की, हमारे सपनों का भारत पुस्तक में भी हमने लिखा, उसको अपने सब ब्रोशर्स में भी लिखा कि हर दिन 20,000 लोगों की मौत होती है, भूख, बच्चों से लेकर के बड़ों, भूख और कुपोषण से, हंगर एंड मेलन्यूट्रिशन से। तो जितनी भी बीमारियों से मौत होती है वो तो थोड़ी मौत है। किसी को कल जो है हार्ट अटैक से मौत हो गई, किसी को HIV से मौत हो गई, कैंसर से मौत हो गई, वो मौतें तो बहुत थोड़ी हैं। भूख और कुपोषण से इस देश में बहुत बड़ी मौत है। इसको बीमारी बोलिए, इसको महामारी बोलिए, इसको देश की शर्म की बात बोलिए, कुछ भी कहिए इसको, ये छोटी बात नहीं है। अब ये बात कि भाई देश में जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, मैं ये भी कई बातें ऐसी हैं कि भाई हमें फिर उतने बच्चे पैदा होने चाहिए ना देश में कि जितने को हम शिक्षा दे सकें, जितनों को अच्छा आहार दे सकें, जितनों को हम रोजगार दे सकें, जितने को हम अच्छे संसाधन दे सकें, जिनको सम्मान के साथ जिंदगी जीने का अधिकार दे सकें। तो ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं इस तरह की नीतियां बनाना। हम तो ब्रह्मचारी रह गए, हमें थोड़ी सरकार ने कहा कि ब्रह्मचारी रहना, लेकिन सारे लोगों को हम थोड़ी कह सकते हैं ब्रह्मचारी रहो। तो उसके लिए सरकार को नीति बनानी चाहिए कि भाई देखो अपने हिंदुस्तान को हमें अच्छा बनाना है तो 1 या 2 बच्चे बहुत है, तो ऐसी नीति बना दो, क्या दिक्कत है उसके अंदर। खैर ये एक बहुत दूसरा विषय है कि जैसे क्वालिटी एजुकेशन की बात होती है तो क्वालिटी पॉपुलेशन की बात क्यों नहीं होती है। तो बहुत से प्रश्न हैं ऐसे कि हमें क्या क्या करना है इस देश में। बुनियादी सुविधाएं, बुनियादी जरूरतें, बुनियादी आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं, उसको फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है, वो कितने 9 हैं। किसी भी देश के नागरिकों को सबको रोटी खाने का अधिकार होना चाहिए, ये उसका फंडामेंटल राइट, ये उसका मौलिक अधिकार है। उसके लिए बिल बनाए जा रहे हैं। अब हमारे यहाँ हर चीज के लिए बिल लाए जा रहे हैं और फिर आपने उनको अपनी उपलब्धि बताया जाता है। उपलब्धियां नहीं है, शर्म की बात। फूड सिक्योरिटी बिल लेकर के, राइट टू एजुकेशन, राइट टू, हमें राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू, अब हमें लगता है कि सारी चीजों के लिए अब लोगों को बोलने के लिए भी अधिकार अलग से लेना पड़ेगा, चलने के लिए भी अधिकार अलग से लेना पड़ेगा, सांस लेने के लिए भी अधिकार अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी लगता है कि सरकार कपालभाति अनुलोम विलोम पर भी टैक्स लगाने वाली है। बहुत ये सारे काम ऐसे ही करने पड़ेंगे, नए नए बिल बनाने पड़ेंगे। भाई हमें कोई बिल नहीं चाहिए, हमें तो ईमानदारी से बस शासन करो देश के ऊपर, सारे अधिकार हमें अपने आप मिल जाएंगे। यदि सत्ता ईमानदार हो जाए, व्यवस्था ईमानदार हो जाए, तो सारे अधिकार अपने आप मिल जाएंगे, एक ठीक व्यवस्था हो जाएगी देश के अंदर। हम क्यों लगे हुए इस देश के, क्या चाहिए हमको, क्या नहीं मिला हमको, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा देश बहुत ताकतवर है, इसको हम दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बना सकते हैं और बनाएंगे। तो मैं कह रहा था इस देश में फसलों का प्रबंधन ही नहीं है। कभी आलू इतना ज्यादा पैदा करते हैं कि वो 1 रुपए किलो का भी भाव नहीं मिलता, 20 पैसे किलो में आलू नहीं खरीदता कोई। कभी आलू इतना पैदा हो जाता है कि जो है वो 10-20 पैसे किलो में नहीं बिकता है, कभी इतना नहीं, फिर अगले साल फिर बंद कर देते हैं किसान, तो फिर 20 रुपए किलो बिकता है। कभी चावल सड़ रहा है, कभी गेहूं सड़ रहा है। इस देश में कहते हैं कि सब्जियों के भाव बढ़े, फलाना हुए। इस देश में जितनी सब्जी की जरूरत है उससे 5 गुना पैदा होती है। इस देश में किसी चीज के आज भी जितने पॉपुलेशन है, इसको ठीक ठाक कर लें और आगे से हम नियंत्रित कर लें तो भी हमारे देश में खाने की कमी नहीं। कुछ चीजों में हमें देश का प्रबंधन ठीक करना पड़ेगा। तेल हम यही सब पैदा कर सकते हैं, बाहर से मंगा रहे हैं, दालें बाहर से मंगा रहे हैं, चीनी बाहर से मंगा रहे हैं, फल बाहर से मंगा रहे हैं। इससे तो देश कैसे दरिद्र हुआ जा रहा है। खैर, इसका फसलों का प्रबंधन, किस फसल को किस साल कितने एकड़ जमीन में उगाना चाहिए, सरकार के पास कोई नीति नहीं। कभी ऐसे चलता है? हम अपने घर में सारी चीजों का,
अबे अपने साल भर अपने को अपना घर चलाना है तो उसका प्रबंधन करते हैं ना। तो सरकारें खाली कुर्सियां तोड़ने के लिए नहीं बनाई जाती, मैंने कहा वो जो ऐशो आराम के लिए नहीं बनाई जाती, खाली जो सल्यूट मारने के लिए नहीं बनाई जाती। सरकारें इसलिए नहीं बनाई जाती कि आप लोगों को धौंस दिखाएं कि हम सत्ता में, उनको डराएं, उनको धमकाएं। सरकार इसलिए बनाई जाती है पूरे देश का प्रबंधन करना, आपको पूरे देश की रोटी का, पूरे देश के कपड़े का, पूरे देश के मकान की व्यवस्था करनी, पूरे देश की शिक्षा की व्यवस्था करनी है, पूरे देश की चिकित्सा की व्यवस्था करनी, पूरे देश की सुरक्षा की व्यवस्था करनी है, पूरे देश की बिजली की, पानी की, सड़क की व्यवस्था करनी है। ये 9 बुनियादी चीजों की तो आवश्यकता करनी पड़ती है सत्ता को। हमारे देश में 97% प्राइवेट सेक्टर में खर्चा होता है हेल्थ का, 97% एजुकेशन जो है, लगभग 90 से 97% एजुकेशन जो है उन लोगों के हाथों में जो जिन्होंने शिक्षा को व्यापार बना करके रख दिया है। बहुत प्रश्न है रोटी को लेकर के, कपड़ा को लेकर के, मकान को लेकर के। आज कितना जो है विदेशी कपड़ा अपने हिंदुस्तान में आता है। यदि कॉटन, और कॉटन हमारा हिंदुस्तान के जो कपास बोने वाले किसान, उनको हर बार आंदोलन करना पड़ता है, हमको हमारे कपास के रेट दे, तो वो आत्महत्या करके मर रहे। और लोग केमिकल वाले कपड़े प्रयोग कर करके और जो है अपने शरीर को खराब कर रहे हैं। उनको स्किन डिजीज हो रही है, उनको चर्म रोग हो रहा है, उनको सोराइसिस हो रहा है, उनको सफेद दाग हो रहा है, उनको एक्जिमा हो रहा है, उनको जो है कैंसर हो रहा है, स्किन कैंसर हो रहा है। आप रोटी की व्यवस्था हम हिंदुस्तान के लिए अभी तक नहीं कर पाए हैं। कपड़े, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो जो है सबसे 3 बड़ी मूलभूत आवश्यकताएं समझी जाती हैं, जरूरतें समझी जाती हैं, बुनियादी जो प्रश्न समझे जाते हैं किसी भी समाज के। कोई समाज कितना सुखी है, कितना संपन्न है, उस समाज का स्टेटस क्या है। अरे हम रोटी की व्यवस्था नहीं कर पाए, कपड़े की व्यवस्था नहीं कर पाए हिंदुस्तान के लिए, मकान की व्यवस्था नहीं कर पाए। आधे हिंदुस्तान के लोग करीब झोपड़ियों में रहते, कच्चे मकानों में रहते। शिक्षा की व्यवस्था तो माने सरकार के भरोसे चले तो 10% ही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य भी 10% मुश्किल से, कुल एवरेज यदि हम मान ले तो भी बहुत बुरी हालत है। सुरक्षा, कौन आदमी सुरक्षित है हिंदुस्तान में? घर से लेकर के सड़क, आपके घर पर आकर के कोई मार सकता है आपको, कभी भी, कहीं पर भी, कभी भी, कहीं पर भी, किसी को भी कोई भी मार सकता है। इस तरह की अराजकता है। ये तो कुछ जो है आम लोगों को सोचते हैं भाई क्यों मारे, इनको मारने से कुछ मिलेगा नहीं, और जो ताकतवर लोग हैं वो अपनी सिक्योरिटी खुद रखते हैं। हम जैसे फकीरों को सुरक्षा व्यवस्था रखनी पड़ती है, किसके लिए? कि देश की कोई सेवा करनी है। क्योंकि जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, इस पूरा हिंदुस्तान जो है 121 करोड़ लोग, 121 करोड़ का भारत, इसको मुश्किल से 121 लोग चलाते हैं। कुछ राजनीतिक लोग, कुछ व्यवसायी लोग, 121 लोगों के हाथों में पूरे देश की सत्ता, पूरे देश की संपत्ति, पूरे देश की ताकत है। वो नहीं चाहते इस देश के अंदर कोई ईमानदारी की बात करे, कोई सच्चाई की बात करे, कोई न्याय की बात करे। बहुत बड़ी प्रश्न। मैं कहा कौन सुरक्षित है इस हिंदुस्तान में? मेरे से एक बोला, बाबा आपका अपमान करते हैं लोग, हमको बहुत दुख होता है, आपके ऊपर कालिख पोतने की कोशिश करते हैं। हम मुस्कुराते हुए, मैंने कहा इससे क्या है? अरे जो है, मैंने कहा हमको पूरा काला पोत दो, हम हमारे कपड़े हम तो काले पहनने शुरू कर देंगे, काला धन हमको दे दो। इसे क्या फर्क पड़ता है? हम तो काले कपड़े पहन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको काले कपड़ों से नहीं डर लगता। हमारी माँ काले कपड़े पहना करती थी, जब हम पैदा हुए तो माँ का घाघरा भी काला ही था। हमें कोई चिंता नहीं इन बातों की कि काले ही इनसे। लेकिन जो एक मेरे से बोला, बाबा आपकी इतनी शोहरत थी, सारी दुनिया के लोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सब मुख्यमंत्री, सब आपको सर झुकाते थे। मैंने कहा ईमानदार तो आज भी मेरे साथ है, और बेईमान लोग मेरी इज्जत करें, तुम इसमें मेरी इज्जत समझते हो? बेईमान लोग मेरी इज्जत करें, मैं इसको बेइज्जती समझता हूं। तो सोचना पड़ेगा इस हिंदुस्तान के लोगों कि आखिर हमें कहां खड़े हैं। हमें बहुत बहुत आगे लेकर के जाना हिंदुस्तान को। तो एक भी देश की लूट के लिए जो गुनहगार है, जिम्मेदार है, वो सत्ता पर नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोगों को वोट करना पड़ेगा, और लोगों को, हर आदमी को, अरे 5 साल में एक दिन तो घर से बाहर निकलो। मैं 365 दिन एक पागलपन अपने दिल दिमाग में लेकर के, एक जुनून लेकर के, एक आक्रोश अपने हृदय में लेकर के, एक व्यग्रता अपने हृदय में लेकर। उग्रता किसके प्रति? हाँ, महात्मा गांधी कहते थे हम कोई जो है विद्रोह करने वाले लोग नहीं। हाँ, वो विद्रोह है, वो वैचारिक विद्रोह है, हम कोई हिंसा करने वाले लोग नहीं। लेकिन हम, हाँ, एक बगावत, एक आक्रोश इस ढंग का जो इस भ्रष्ट व्यवस्था को बदले, इस भ्रष्ट तंत्र को, इस लूट तंत्र को बदले। ऐसा तो नहीं चाहिए। राजनीतिक लूट तंत्र,
और विदेशी कंपनियों के लूट के षड्यंत्र को यदि खत्म नहीं किया तो हम खुद खत्म हो जाएंगे, हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। अब देश के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सोचना चाहिए इस बारे में। हम ध्यान, भजन, प्राणायाम, सत्संग, स्वाध्याय, सृजन, हम खेती करें, उद्योग लगाएं, हम अपनी अपनी क्षेत्र में अपनी अपनी श्रेष्ठ सेवाएं दें। देश का विकास तो 3 ही चीजों से होता है ना, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। हम उसको हम दूसरे अर्थ में और बोलें तो हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। सर्विसेज में सब कुछ आ गया, इसलिए 3 चीजें गिनी जाती हैं किसी भी देश की जो है समृद्धि के लिए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। उसमें हेल्थ सर्विसेज होगी, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगी, उसमें रिसर्च होगी, जो भी सेवाएं भिन्न भिन्न प्रकार से, चाहे वो अनुसंधान के रूप में हो, चाहे वो शिक्षा के रूप में हो, चाहे स्वास्थ्य के रूप में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के रूप में हो, वो जहां पर भी जिस भी रूप में हो, तो हमें इस देश में सृजन करना है, लेकिन साथ साथ में हमें इस पाप को, अधर्म को, अन्याय को मिटाना भी है। भ्रष्ट तंत्र, लूट तंत्र तथा विदेशी कंपनियों के लूट के षड्यंत्र को खत्म करने के लिए स्वदेशी विचार, सिद्धांत एवं संस्कृति को संपूर्ण राष्ट्र में स्थापित करने के लिए देश भर में वर्ष 2012 में हमारी 1 लाख स्वदेशी केंद्रों के माध्यम से एक मजबूत आध्यात्मिक स्वदेशी तंत्र की स्थापना की योजना है। 3 से 5 हजार की आबादी वाले बड़े गांव व छोटे कस्बों में जो भी व्यक्ति स्वदेशी विक्रय केंद्र खोलना चाहते हैं तथा जो युवक स्वदेशी प्रचारक के रूप में सेवा करना चाहते हैं, वो अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। फोन 01334 240 008 248 999 246 737 244 107 24 8888। फैक्स 01334 244 805 और 240664। वेब www.patanjaliayur.org। ईमेल marketing@patanjaliayurveda.org और career@patanjaliayurved.org। 5 साल के अंदर कितने दिन होते हैं? 365 को 5 से गुना करो तो हैं 1825। 1825 दिनों में से हमें एक दिन, खाली 1824 दिन अपना काम करो, एक दिन बाहर निकलो देश के लिए, वोट डालने के लिए। एक दिन तो बाहर निकल सकते। हमको खाली 1800 कितने बताया, 25 दिनों में से 1824 दिन वो अपने लिए काम करना है, अपनी खेती के लिए काम करना है, अपने बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए काम करना है। हमें अलग अलग सेवाएं देनी है। हमें जो है 1824 दिन एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड सर्विसेज, उसके द्वारा राष्ट्र की सेवा करनी है, यह राष्ट्र सेवा है। लेकिन एक दिन वोट डालने जाना, ये इन हमारे 1825 दिनों को अच्छा करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हम फिर खेती करेंगे तो हमें वही जहर मिलेगा खेती में, वही जो है यूरिया, वही डीएपी, वही विदेशी कंपनियों के पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वही फिर गांवों के अंदर शराब के ठेके मिलेंगे, वही जो है हमें विदेशी दवाइयां मिलेंगी, फिर वही विदेशी कंपनियां और लूटेंगी, फिर वही जो है जो भी विकास के नाम पर, जन सेवाओं के नाम पर, जन सुविधाओं के नाम पर, लोक कल्याण के नाम पर जितने भी योजनाएं चलाई जाएंगी, भारत निर्माण के नाम पर, राष्ट्र निर्माण के नाम पर, देश की डेवलपमेंट के नाम पर, उन सब के अंदर ये हाल होगा। एक दिन हम निकले तो हमारे 1825 दिन अच्छे हो जाएंगे, और एक दिन हम घर में बैठे रहे तो 1824 दिन रोना पड़ेगा। ये है बात। अब ये समझने की बात है। जब तक मुझे नहीं समझती मैं भी वोट नहीं डालता ना, किसको वोट डाले, सब बेईमान है। अब पिछले कुछ वर्षों से जैसे मेरी समझ बढ़ी तो मैंने खुद वोट डालना शुरू किया, नहीं तो पहले मैं खुद वोट डालने नहीं जाता था। मैंने कहा किस बेईमान को, इनको वोट डाले, सब चोर हैं, ऐसा करके मैं कभी वोट डालने नहीं जाता। लेकिन अब मैं खुद वोट डालने जाता हूं। पढ़े लिखे वो लोग वोट के दिन सैर करने जाते हैं, पिकनिक करने चले जाते हैं,
ये देश के साथ धोखा है, गद्दारी, विश्वासघात है, लोकतंत्र के साथ विश्वासघात है, शहीदों की शहादत का, उनके बलिदान का, उनकी कुर्बानी का अपमान समझना पड़ेगा। ये एक दिन यदि हमने वोट के लिए निकाला तो सारी देश की ये खोट दूर हो जाएगी और हम 1825 दिन हम चैन की नींद सो पाएंगे, चैन से काम कर पाएंगे, हम सम्मान से काम कर पाएंगे, स्वाभिमान के साथ काम कर पाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब ये इतनी बड़ी जरूरत है और अब तो बस इतना ही विकल्प हम कह सकते हैं कि उपलब्ध में से अच्छे को चुनो। पूरे देश में से आवाज उठेगी, नया विकल्प भी खड़ा हो जाएगा। अब जो है, जब बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं आपको, जब हम कहते हैं कि भाई कालाधन दो, कालाधन देश को दिलाओ, भ्रष्टाचार को मिटाओ, रिश्वतखोरी नहीं होनी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, देश के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। जब हम रोजगार की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, जब हम महंगाई की बात करते हैं, देश में गंदगी नहीं होनी चाहिए बात करते हैं, जब हम देश में मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं, तब राजनीतिक पार्टियों की तरफ से क्या बयान आता है पता है? क्या बयान आता है? चुनाव आके लड़ लो। तो फिर या तो फिर एक बार ऐसा कर देना चाहिए कि एक एक विधानसभा से हजार लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए। फिर ये देखते हैं कि ये योजना, ये चुनाव आयोग कहाँ से, ये है कौन सी मशीन होती है आजकल, ये ईवीएम, ये वोटिंग मशीन कहां से लाएंगे इतनी? जितने भी बेरोजगार लोग हैं सब चुनाव में खड़े हो जाओ। जिन किसानों को बिजली नहीं मिल रही हो सब चुनाव में खड़े हो जाओ। जो किसान हैं, किसानों को तो उनका मूल्य पूरा मिलता ही नहीं, जितने मजदूर हैं उनको पूरा मूल्य मिलता ही नहीं उनकी मजदूरी का। किसान हैं, मजदूर हैं, उनको तो अकुशल श्रमिक मानते हैं ना, उनको बोलते हैं अंग्रेजी में अनस्किल्ड लेबर। तो जितने भी किसान जिनको अपने खेती का दाम पूरा नहीं मिल रहा है, जो मजदूर, जो कारीगर जिनको अपनी मेहनत का पूरा दाम नहीं मिल रहा है, जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको जिनको रोजगारी नहीं मिल रही है, जो भी लोग रिश्वतखोरी से परेशान हैं, जो लोग महंगाई से परेशान हैं, ये सब लोग जो काला धन वापस लाना चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं, एक एक जिले में मिल जाएंगे 5-5 हजार आराम से। तो एक एक जिले से हजारों लोग खड़े हो जाओ कि हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमको नौकरी चाहिए। तुमने कहा था नौकरी से चुनाव लड़ो, भ्रष्टाचार मिटाने चुनाव लड़ो, काला धन चाहिए तो चुनाव लड़ो। तो ये तो तैयारी अगले चुनाव में करेंगे। एक एक लोकसभा चुनाव से 5-5 हजार उम्मीदवार खड़े कर देंगे। तो 5,000 चुनाव के लिए खड़े कर दिए और देश की लोकसभा सीट होंगी 543 और उम्मीदवार कितने होंगे फिर? करीब कितने करोड़ हो जाएंगे? हैं? कितने? 30 लाख। हैं? तो अब इतनी वोटिंग मशीन ही नहीं है, अब वो वोटिंग मशीन बनवा भी नहीं सकता। तो इनको चुनाव सुधार करना पड़ेगा फिर, कि यदि आपने चुनाव सुधार नहीं किया, अनिवार्य मतदान का विधान करो। और चुनाव सुधार में जो दागी उम्मीदवार है खड़ा ही नहीं हो सके, पर्चा ही नहीं भर सके, उसकी योग्यता बना दे। चुनाव आयोग निर्देश दे दे कि जिसका एजुकेशन ये होगा, उसका जो है उसका क्राइम रिकॉर्ड जिसका होगा, अब जैसे चपरासी से लेकर के और आईएएस तक जिसका रिकॉर्ड खराब होता है वो चपरासी नहीं बन सकता, और जिसके ऊपर मर्डर के केस लगे हैं वो चुनाव लड़ सकता है, वो एमएलए बन सकता है, एमपी बन सकता है, वो मिनिस्टर बन सकता है, वो मुख्यमंत्री बन सकता है, वो प्रधानमंत्री बन सकता है। ये कैसा है? तो चुनाव सुधार भाई,
चुनाव सुधार ही लागू हो गया, बस जो जिसने शराब पी रखी वो वोट ही नहीं दे सकता, हो गया काम। चुनाव सुधार ही लागू हो जाए तो कल्याण हो जाए देश का। तो खैर ये तो एक अगला प्रयोग होगा कि भाई यदि चुनाव सुधार नहीं किए तो हम इतने उम्मीदवार खड़े कर देंगे, फिर आप अपना प्रबंध कर लेना, ध्वस्त हो जाएगा सारा ढांचा। अभी ज्यादा से ज्यादा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा का चुनाव होता है तो मुश्किल से एवरेज 20-25, और जब 20-25 की जगह वहां 5,000 खड़े हो जाएंगे, कहां से लाएंगे? ले आओ, कहां से लाओगे? अपना तंत्र लगाओ, मुश्किल हो जाएगी। तुम लाख गलत बता रहे हो, ये तो जो है हैं? तो 500 का, तो ये जो है अभी जो वोटिंग मशीन है देश के अंदर वो इतनी है, वो व्यवस्था कर ही नहीं सकते। यदि 5,000 खड़े हो गए ना, ये व्यवस्था नहीं कर सकते। 1,000 ही खड़े हो गए तो व्यवस्था नहीं कर सकते। अभी तो एक छोटी सी जगह बना देते हैं। यदि 5,000 उम्मीदवार खड़े हो गए ना, और उनका एक एक प्रतिनिधि होता है फिर वहां वोटिंग मशीन के पास तो वोटिंग कराने के लिए इनको कम से कम 2 लाख स्क्वायर फीट का तो एरिया चाहिए वोटिंग मशीन लगाने के लिए। 2 लाख स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए वोटिंग मशीन लगाने के लिए। उसके लिए चुनाव अधिकारी चाहिए फिर इतने। यदि 5,000 उम्मीदवार हैं तो उनका वोटिंग कराने के लिए इनको 10,000 वहां पर लोग चाहिए। आर्मी लगा लेना, फोर्स लगा लेना, पुलिस लगा लेना, तब भी पूरा नहीं पड़ेगा। सब लोगों को जिनको भी रोजगार चाहिए, राजनीति में आ जाओ, ऐसे नहीं मिलता। काला धन चाहिए तो बोलो राजनीति में आ जाओ। योग करवा करके आप लोकतंत्र की बात नहीं कर सकते। ठीक है भाई, यही काम कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो खैर ये तो एक अगला प्रश्न है। मैंने आपको बात ये बताई कि ऐसे भी हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। अब इस हिंदुस्तान को बदलने के लिए चाहे पूरे देश के लोगों को सोचना पड़ेगा और घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और अब जब आप अपने दिल से पूछेंगे, अपनी आत्मा से पूछेंगे, आपके भीतर से भी आवाज यही आएगी, पुकार यही आएगी, नहीं अब मैं बेईमान लोगों के साथ नहीं खड़ा। जो लोग लूट के लिए गुनहगार हैं, जिम्मेदार हैं, तो किसी भी पार्टी के हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर तो पार्टियां भी बहुत बड़ी जिम्मेदार हैं। अब हिंदुस्तान में एक और गड़बड़ हो गई है, प्रत्याशी की भूमिका खत्म हो गई। जो प्रत्याशी हम चुन करके भेजते हैं, अब विधायक की और सांसद की भूमिका खत्म। कैसे? व्हिप आ गए। तो यदि उम्मीदवार अच्छा भी है, यदि पार्टी खराब है तो वोट मत दीजिए। उम्मीदवार अच्छा होगा तो ठीक है, वो कुछ उम्मीदवार अच्छा होने पर वो जो लोकसभा का वो सदस्य अच्छा है तो अपना कोटा कितना उसको जो भी 1-2 करोड़ रुपए मिलता है उसको ठीक जगह लगा सकता है, वो 100% ईमानदार है। तो बाकी जो देश का लाखों करोड़ रुपए का बजट है, पूरे देश का करीब जो है विधानसभाओं लोकसभाओं का, अभी जो वर्तमान में जो बजट सिस्टम है जो चल रहा है वो करीब 11 से 12 लाख करोड़ रुपए का बजट होता है। 11 से 12 लाख करोड़ रुपए का। एक 5 साल में करीब 100 लाख करोड़ रुपए का बजट बनता है। 100 लाख करोड़ रुपए का। हम लोगों को पता ही नहीं, हम सोचते तो ऐसे ही चल रहा है हिंदुस्तान। अरे ऐसे नहीं चल रहा। इस हिंदुस्तान में 100 लाख करोड़ रुपए का बजट बन रहा है 5 साल के अंदर। क्या 100 लाख करोड़ रुपए जमीन में खर्च होते दिखते हैं इस देश में? 100 लाख करोड़ रुपए कहां गए? उसको इस तरह से ठिकाने लगाया जाता है किसी को पता ही नहीं लगता है। और कोई भी बड़ा मुद्दा होता है तो उसके ऊपर व्हिप जारी कर दिया जाता है। जो पार्टी के 4 लोग बैठ करके, 3 लोग बैठ करके, एक व्यक्ति बैठ करके तय कर देता है, वो सबको मानना पड़ेगा। लोकतंत्र कहां हुआ? ये तो षड्यंत्र हो गया। ये तो लोकतंत्र के नाम पर और एक दूसरी गुलामी हो गई। आप यदि या तो
फिर पार्टियों को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यदि पार्टी ने किसी भी विषय में व्हिप जारी कर दिया तो आप पार्टी की राय से अलग नहीं जा सकते। आप अलग जाएंगे तो आपकी सदस्यता ही खत्म हो जाएगी, आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ये बड़ी विचित्र व्यवस्था है। जिसने भी ये बनाई होगी, हमें नहीं पता क्यों बनाई है, लेकिन ये बनाने से पहले ये भी तो तय होना चाहिए था कि आप अब व्हिप जारी करना, कई बार राष्ट्रहित के मुद्दों पर उसके बहुत पक्ष हैं उसके, मैं व्हिप सिस्टम का विरोधी हूं या समर्थक हूं ये भी मैं नहीं कह सकता अभी, लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूं कि आप जो है यदि पार्टी का नेतृत्व ठीक नहीं है तो आप उस पार्टी को वोट मत दीजिए, क्योंकि ऐसी पार्टी के प्रत्याशी चुन करके भी कुछ भला नहीं करेंगे। हाँ, यदि नेतृत्व में जो है नेतृत्व की नीयत ठीक है तो बहुत कुछ कर सकता है। तो बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं और जो है अब ये चुनाव इन प्रश्नों के समाधान का वक्त है और हम इस मुल्क को सब मिलकर के बचा सकते हैं और मुद्दों के आधार पर वोट डालें, जाति, मजहब और तमाम तरह की चीजों के आधार पर नहीं। वोट तो अमेरिका में भी डाले जाते हैं, कनाडा में भी डाले जाते हैं, ब्रिटेन में भी डाले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी डाले जाते हैं, ऑस्ट्रिया में भी डाले जाते हैं और 30 से ज्यादा देशों में तो अनिवार्य मतदान का विधान है। यदि आपने वोट नहीं डाला तो आपको पनिशमेंट मिलता है। तो चुनाव सुधार तो हम आगे लागू करवाएंगे। इसकी एक जो है हमने बहुत बड़ी कार्य योजना तैयार की है। उस जो है उधर तो हम इसमें तो बहुत कुछ करना है, लेकिन मैं बात ये कर रहा था कि यदि हमने इस देश को नहीं बचाया तो आगे आने वाली पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेंगी और हमको लानत देंगी कि जब देश लुट रहा था तब हम मौन होकर के, तमाशबीन बन करके, तटस्थ होकर के हम देख रहे थे। और जो तटस्थ हैं, जो मौन हैं, जो साक्षी हैं, अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी गुनहगार हैं, न्याय की भाषा में भी और अध्यात्म की भाषा में। महर्षि पतंजलि कहते हैं कृत कार्य तन्मोदिता, लोभ क्रोध मोह पूर्वका, दुख ज्ञान अंत प्रायित प्रतिपक्ष भावना, वितर्का हिंसादय कृत कार्य तन्मो। करने वाला, कराने वाला, अनुमोदन करने वाला, मौन रहने वाला, तटस्थ रहने वाला। यदि हम समाधान नहीं है तो हम खुद समस्या हैं। ये जो बातें हम रोज सुनते हैं उसका मतलब यही है। तो अब हम व्यक्ति का कर्तव्य क्या है कि एक एक व्यक्ति जो मैंने बातें कही इनको 10-10 से कहे, 100 से कहे। आखिर मैं ही देश का दर्द लिए अकेला क्यों जीऊं? सबको क्यों नहीं जीना चाहिए? और स्वामी विवेकानंद की भाषा में, जो देश प्रेम की अग्नि मेरे भीतर धधक रही है वही ज्वाला इस देश के करोड़ों लोगों के भीतर है और प्रज्वलित होगी और इस देश में परिवर्तन आएगा। ये 2012 है, ये परिवर्तन का काल है और हम देख भी रहे हैं। मुझसे लोगों ने कहा बाबा जी आप कहां कहां सभा कर रहे हो? मैंने कहा हम सभा नहीं करेंगे, हम संबोधन करेंगे। अब खाली हम देश के लोगों को खाली मुद्दों की याद दिलाएंगे। हमने आज तक तो 10 करोड़ लोगों की सभाएं कर दी ना, अब सभा का काम हो गया। अब देश के लोगों को अपना काम करना। हमने अपना काम किया है और करेंगे, अंतिम सांस तक करेंगे। और अभी भी लोकतंत्र के नाम पर चल रहे इस जोगतंत्र को, लूट तंत्र को, भ्रष्ट तंत्र को, विदेशी कंपनियों के लूट के षड्यंत्र को खत्म करने के लिए पूरे देश भर में एक मजबूत आध्यात्मिक योग तंत्र की, स्वदेशी तंत्र की स्थापना हमें करनी है। विचार के स्तर पर, अध्यात्म के स्तर पर, सिद्धांत के स्तर पर, मर्यादाओं के स्तर पर, रीति रिवाजों के स्तर पर, अपने प्राचीन मूल्यों के स्तर पर हमें एक स्वदेशी तंत्र की स्थापना कर। परिवर्तन का महाअस्त्र है स्वदेशी तंत्र और बहिष्कार। महात्मा गांधी के यूं तो उनके पूरे दर्शन को देखेंगे तो उसमें आपको बहुत से सत्य मिलेंगे। महात्मा गांधी के
पूरे वाङ्मय को पढ़ करके और उनके पूरे जीवन को देख करके और उनके पूरे जीवन के संघर्ष को यदि आप शब्द देना चाहें तो दो शब्द हैं, एक बहिष्कार और एक स्वदेशी। विदेशी तंत्र का बहिष्कार, लूट तंत्र का बहिष्कार, आज भी उसकी जरूरत है, और स्वदेशी तंत्र की स्थापना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, प्रार्थना, पुरुषार्थ उसके अपरिग्रह उसके मूल में है। वो तो हमारे वैयक्तिक जीवन के सिद्धांत हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में राष्ट्रीय स्तर पर, सामाजिक स्तर पर जो आंदोलन खड़ा किया, उसके दो सबसे बड़े मजबूत अस्त्र थे, सबसे बड़े दो मजबूत हथियार थे। एक बहिष्कार। तो राजनीति में भी जो भ्रष्ट लोग हैं, जो देश की लूट के लिए जिम्मेदार और गुनहगार हैं, जो किसी भी पार्टी के हैं, जो कोई भी पार्टियां हैं, जो बड़े जिम्मेदार हैं, जो बड़े गुनहगार हैं, उनको बड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो छोटे हैं उनको भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। सबक तो सबको सिखाना पड़ेगा। तो बहिष्कार, जिन्होंने लूटा है बेरहमी से, बेदर्दी से, भारत माता के साथ में जिन्होंने जुल्म और जातियां की, हमने बार बार कहा है, भारत हमारे लिए मात्र एक देश नहीं है, भारत हमारे लिए मात्र जल, जंगल, जमीन का टुकड़ा नहीं, भारत मात्र नदियां और पहाड़ नहीं है, भारत मात्र एक भूखंड नहीं है, भारत हमारी मां है। और मां के साथ जिन लोगों ने अत्याचार किए हैं, उसके साथ बर्बरता की है, क्रूरता की है, उसकी इज्जत आबरू को जिन्होंने लूटा, अब हम कैसे मोड़ रहे थे कि उनका बहिष्कार करो। खुद लूटा, दूसरों से लुटवाया। मैंने कहा आजादी से पहले 400 लाख करोड़ पे लूट गई, आजादी के बाद 400 लाख करोड़ पे लूट गई। अभी भी देश की अर्थव्यवस्था में करीब 16 एवरेज, मैंने कहा 5 साल में 16 लाख करोड़ रुपए को सरकारी बजट ही बनता है। बाकी तो भू संसाधनों की लूट होती है, भूमि की लूट होती है, और तमाम जो है व्यापार तंत्र के नाम पर लूट होती है, विदेशी कंपनियों की लूट के षड्यंत्र के नाम पर लूट होती है। तो पूरी लूट लूट लूट। तो राजनीतिक लूट तंत्र का बहिष्कार, से शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, चिकित्सा की बात हो, भोजन की बात हो, भजन की बात हो, भेषज की बात हो, भाषा की बात हो, वेशभूषा की बात हो, सब जगह मुझे स्वदेशी का उपयोग करना है, ऐसा दृढ़ता। तो राजनीतिक लूट तंत्र का बहिष्कार, विदेशी कंपनियों का, विदेशी सामानों का, विदेशी दुकानों का बहिष्कार, यह हमें आगे हिंदुस्तान में करना है। और 2012 में एक बड़ी मजबूती के साथ इसको आगे लेके जाना है। जो भी गलत है उसका बहिष्कार, जो भी अशुभ है उसका बहिष्कार, उसको अध्यात्म की भाषा में बोले तो त्याग, रिजेक्शन, शुभ का स्वीकार, अशुभ का बहिष्कार, शुभ का स्वीकार। राजनीतिक लूट तंत्र का, भ्रष्ट तंत्र का बहिष्कार, सार्वजनिक रूप से, सामाजिक रूप से, सामूहिक रूप से बहिष्कार। किसी भी फंक्शन में ना बुलाएं, उनके यहां ना जाएं, उनको बुला करके सम्मानित ना करें। और लोगों ने करके भी दिखा दिया। जो लोग वोट मांगने जा रहे हैं तो 100 आदमी मिल रहे हैं उनकी सभा में, मुझे देख करके बहुत आश्चर्य हो रहा था। 100 आदमी एक सभा में, 100 आदमी तो टिकट मांगने वाले पहुंच जाते राजनीतिक पार्टियों के पास। तो 100 आदमी उनकी सभाओं में जा रहे हैं। बहिष्कार तो करना शुरू कर दिया है। अब मुझसे लोग बोलते थे बाबा जी क्या इसका असर हो रहा है? मैंने कहा असर हो रहा है, आप देखते रहो, अब देखना भी, ये सारा तमाशा आप देखने को मिलेगा, आपको सारी हकीकत देखने को मिलेगी। 100 आदमी आ रहे हैं, 200 आदमी आ रहे हैं, 500 आदमी आ रहे हैं, 1000 2000 आदमी आ रहे हैं। हम कहीं सड़क पर जा रहे हैं और वहां जो है लघु शंका लग जाए तो वहां खड़े हो जाएं तो 500 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। अरे बाबा उधर पेशाब करने गए, वापस आएंगे तो दर्शन करके आगे चले जाएंगे। हाँ, मैंने कई बार देखा, दिल्ली से रास्ते में आते समय कई बार हमने गाड़ी रोक दी। भाई लघु शंका तो लगी सकती थी, आपने सुबह सुबह पानी पी लिया है या छाछ पी ली है, अब रुक गए तो वहीं आ गए 500 आदमी। तो बाबा गए उधर पेशाब करने, अभी आ रहे हैं। खाली ये विश्वास की बात नहीं, श्रद्धा की बात नहीं, ये बात है इस देश में सत्य की। और सत्य और झूठ की इस लड़ाई में सत्य में विजयते, ये हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा उद्घोष है, सत्य। और अब राजनैतिक लूट तंत्र का और विदेशी कंपनियों के लूट की षड्यंत्र का बहिष्कार,
इस देश का समस्याओं का समाधान यहां से निकल के आएगा। चारों तरफ से जब इस भ्रष्ट तंत्र से घृणा हो जाएगी, तब एक नया तंत्र स्थापित होगा, शुद्ध तंत्र, सत्य तंत्र, सत्ता में सत्य स्थापित होगा। हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते रहे सत्य में जयते, लेकिन अब हम देखेंगे और हमने देखा है। झांसी से लेकर के चित्रकूट तक हमने 2 महीने तक अब यात्रा की। इससे पहले भी करीब 2-3 महीने की यात्रा थी मेरी। इधर से बिजनौर से शुरू होकर के फिर पीलीभीत से आगे होकर के पूरा आगे बिहार में घुसा था मैं इधर से, फिर आगे पश्चिम बंगाल गया। 5 बजे मैंने देखा 50,000 1-1 लाख लोग। अब झांसी में राजनीतिक लोग जा रहे हैं, उनकी रैलियों के अंदर जो है 100 आदमी मिल रहे हैं। और हम जब झांसी में गए तो वहां करीब 1 लाख लोग थे। या लोग कह रहे थे बाबा के साथ कितने लोग? मैंने कहा जितने भी देशभक्त लोग हैं, सच्चे लोग हैं, वो सब हमारे साथ में हैं, और बेईमानों की एक की भी जरूरत नहीं है हमें। फिर कुछ लोग सर्टिफिकेट देने का काम करते हैं। मैंने कहा जिन लोगों का कोई कैरेक्टर नहीं है, कैरेक्टर लेस लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने लग गए इस हिंदुस्तान के अंदर। ऐसे लोग जरूरत नहीं। झांसी से लेकर के और चित्रकूट तक, चित्रकूट के शिविर में मैंने पूछा भाई चित्रकूट की आबादी कितनी है? तो चित्रकूट उस भाग उसमें एमपी का पड़ता है, कुछ उसमें उत्तर प्रदेश का है। तो चित्रकूट में मैंने पूछा कि आबादी कितनी? तो शहर की आबादी तो बहुत थोड़ी सी। और सुबह वहां सामने में देखो लास्ट वाले आदमी का सिर नहीं दिखाई दे रहा था, धुंध थी और ठंड शुरू हो चुकी थी। मैंने कहा इतने लोग कहां से आए? मैंने कहा गांव से। पूछा कहां से आए? गांव से। मैंने कहा किसके लिए आए? बोले योग सीखने के लिए। मैंने कहा और? बोले काला धन लाने के लिए, और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, और देश को बचाने के लिए, और आपका साथ देने के लिए कि बाबा जी हम आपके साथ में हैं। हम गांव के लोग हैं, हमारे पास ज्यादा साधन नहीं है, लेकिन एक दिन बाबा हमारे लिए आया है तो हमने सोचा कि हम पैदल चल करके जाएंगे, लेकिन बाबा को बताएंगे कि हम न रुके हैं, न झुके हैं, न बिके हैं, हम जहां आप कहोगे वहां खड़े रहेंगे। हम बिकने वाले नहीं हैं, हम अपने नोट वोटों में नहीं बेचेंगे, हम दारू पी करके वोट देने वाले नहीं हैं। लोग निराश होकर के बैठ जाते हैं, कुछ 5-10% लोग होते हैं, उनको बहका लिया जाता है। बाबा जी जो है नोटों में वोट बिक जाते हैं, दारू में नोट बिक जाते हैं, जाति और मजहब के नाम पर लोग खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा इस देश के लोगों ने कभी नहीं पूछा मेरी जाति क्या है, मेरा मजहब क्या है। मुझे तो सबने अपना माना, मैंने पूरे हिंदुस्तान को अपना माना। मैं जहां जाता हूं मुझे ऐसा लगता है कि सब मेरे अपने ही हैं, मेरे अपने प्रजन, मेरे अपने स्वजन हैं ही वो अपने। हम सब ईश्वर पुत्र हैं, ऋषि पुत्र हैं, आर्य पुत्र हैं, भारत माता की संतान है। अब ये काम बहुत आगे बढ़ चुका है। तो अब पूरे देश में राजनीतिक लूट तंत्र का, विदेशी कंपनियों की लूट के षड्यंत्र का बहिष्कार करना है। एक आध्यात्मिक तंत्र, एक योग तंत्र, एक स्वदेशी तंत्र स्थापित करना। और हमने इस साल आह्वान किया अभी, और ये हमने संकल्प लिया है कि इस देश के 2-3 हजार की आबादी वाले जो बड़े गांव हैं और 2-3-5 हजार की आबादी वाले जो छोटे कस्बे भी हैं, उन सब के अंदर इस स्वदेशी केंद्र की स्थापना होगी। वहां से स्वदेशी वस्तुएं तो मिलेंगी, स्वदेशी विचार, सिद्धांत और स्वदेश की पूरी परंपरा, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। पहले 1 लाख गांव में, फिर 2 लाख गांव में, 2,34,000 के करीब पंचायतें, फिर एक गांव में। ऐसे 1, 2, 3 चरण के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा। और जो महात्मा गांधी का सपना था, जो स्वामी विवेकानंद जी का सपना था, जो महर्षि दयानंद का सपना था, जो लाखों लाखों क्रांतिकारियों का सपना था, उस स्वदेशी तंत्र की और स्वदेशी संस्कृति सभ्यता की हम स्थापना करेंगे। और ये भारतवर्ष पुनः विश्व का नेतृत्व करने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ खड़ा होगा। और वह आध्यात्मिक ऊर्जा दरिद्रता के साथ नहीं होगी। कभी हमने दरिद्रता को धर्म नहीं माना। इस देश की आर्थिक उन्नति भी होगी, आध्यात्मिक उन्नति होगी, और भारत फिर से पूरे विश्व की आध्यात्मिक और आर्थिक महाशक्ति बनेगा, और भारत पूरे विश्व का फिर से नेतृत्व करेगा। किसी को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं, बस अपना स्वधर्म, अपना राष्ट्र धर्म पूरी प्रामाणिकता के साथ निभाना है। और चुनाव के समय जाकर के अपने हृदय की, आत्मा की पुकार सुन करके वोट डालना है। और आपके भीतर से जब पुकार उठेगी, आपके भीतर से आवाज उठेगी कि नहीं, मुझे झूठ के साथ नहीं, मुझे सत्य के साथ खड़ा होना है। सत्या कामा अनृता पिधान। कभी कभी कोहरा आकर के ढकने की कोशिश करता है सूरज को, लेकिन वो सब कोहरा छट जाता है
दृष्ट्वा रूपे व्याकृत सत्यानृते प्रजापति श्रद्धामृते दधात श्रद्धाम सत्य प्रजापति। सत्य में जयते, अब सत्य के साथ पूरा देश खड़ा होगा, सत्ता में सत्य की स्थापना होगी और एक नए भारत का निर्माण होगा। इतने ही आह्वान के साथ कि सब मिलकर के इस लोकतंत्र के महापर्व पर, महाकुंभ पर अपने घरों से बाहर निकलेंगे और वोट की चोट करके इस लोकतंत्र की खोट को दूर करेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ, इन अपेक्षाओं के साथ, इसी प्रार्थना के साथ कि आओ सब मिलकर के देश को बचाएं, लोकतंत्र को बचाएं और भारत को विश्व की महाशक्ति बनाएं। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी द्वारा रचित योग साधना एवं योग चिकित्सा रहस्य तथा प्राणायाम रहस्य पुस्तकों द्वारा अष्टांग योग, यौगिक चिकित्सा, प्राणायाम तथा ध्यान आदि योग की विशिष्ट प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण लेकर असाध्य रोगों से मुक्ति पाएं। आज ही योग साधना एवं योग चिकित्सा रहस्य तथा प्राणायाम रहस्य पुस्तकें घर लाएं, स्वस्थ और निरोगी जीवन पाएं। सांबर मसाला